Good morning to all. Welcome to the lecture number 23 of Thermal Engineering 1 subject. आज हमारा हीट ट्रांसफर का लास्ट लेक्चर है. In the previous lecture, we have discussed about LMTD and overall heat transfer coefficient. पिछले लेक्चर में हमने लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि LMTD और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया था. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मल इंसुलेशन के ऊपर. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल इंसुलेशन और ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा हीट ट्रांसफर चैप्टर में. इसी के साथ हमारा हीट ट्रांसफर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि एयर कंप्रेसर या तो बॉयलर का जो लास्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे. अब थर्मल इंसुलेशन क्या है तो हम एक एयर कंडीशनर के एग्जांपल के ऊपर से समझते हैं. Thermal insulation in air conditioning system is primarily used to reduce heat gain or heat loss from piping. तो अब ये हम एग्जांपल समझ रहे हैं थर्मल इंसुलेशन का. इंसुलेशन का मतलब क्या है कि वो हीट ट्रांसफर को रिड्यूस करता है. व्हाट इज थर्मल इंसुलेशन? इंसुलेशन विच रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर रेट. ठीक है, इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन इज विच रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर रेट. सिंपल सी चीज है. अगर आप एकदम गर्म पानी का ग्लास है, आपको अगर फॉर एग्जांपल गर्म पानी पी रहे हैं या गर्म सूप पी रहे हैं तो आपको पता है गर्म सूप का बाउल है वो आपको यूं ही हाथ में नहीं देगा. वो छोटा सा नेपकिन जैसा है वो नीचे रखेगा, फिर वो आपके हाथ के ऊपर रहेगा, उसके बाद वो पानी का बाउल रहेगा या सूप का बाउल रहेगा. ठीक है. सिमिलरली अगर आपको गर्म पानी का शेक करना है या आइस का शेक करना है, शेक मतलब कि उससे आपको कहीं पे अगर चोट लगी है या वहां पे आपको वो प्रेस करके रखना है तो आप एक ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जो कि एकदम तुरंत ही हीट ट्रांसफर ना कर दे. तो वो मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेशन. तो इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन मतलब कि विच रिड्यूस इज द हीट ट्रांसफर रेट. चाहे फिर हीट गेन कर रहे हैं या हीट लॉस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसका रेट जो है वो कम करता है, उसको हम कहते हैं इंसुलेशन. फिर अगर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करें तो अदर जो उसके फैक्टर है मतलब कि आपको ये आपने देखा होगा कि एसी में से पीछे से पानी टपकता रहता है. ठीक है. इसी तरह जो पाइप है उसके ऊपर आइस जाम हो जाता है क्योंकि जो आपका एयर कंडीशनर है उसमें जो बाहर से पाइपलाइन निकल रही है उसमें रेफ्रिजरेंट होता है और रेफ्रिजरेंट जो है वो बहुत ठंडा रहता है. तो उसके कारण क्या होता है, जैसे आप अगर एकदम ठंडे पानी की बोतल बाहर एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उसके आजू बाजू पानी के बूंद जो है वो जमा हो जाते हैं. सिमिलरली बहुत ठंडा रेफ्रिजरेंट जैसे बाहर पाइपलाइन में रहता है तो उसके आसपास जो जो हम गुजराती में भेज या इंग्लिश में मॉइस्चर कहते हैं वो उसके ऊपर कंडेंस होकर छोटे छोटी बूंद में जमा हो जाता है. वही पानी की बूंदें जो है वो टपकती रहती है. तो ये कम करता है थर्मल इंसुलेशन. यहाँ पे वही बताया है कि वाटर वेपर फ्रॉम एयर सराउंडिंग द एरिया मस्ट बी केप्ट फ्रॉम एंटरिंग द कोल्ड साइड. अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि मॉइस्चर जो है वो कोल्ड पाइप के आजू बाजू जमा हो जाता है. अगर बहुत कोल्ड पाइप है तो फ्रीज भी हो जाता है उसके ऊपर और फिर बाद में वो पानी की तरह टपकने लगता है. और ये अगर कंडेंसेशन होता है तो इससे दिक्कत क्या होती है क्योंकि आजू बाजू के सराउंडिंग एरिया है, अगर कारपेट है या कोई फर्नीचर है तो उसके ऊपर पड़ता है तो ये उसको नुकसान पहुंचाता है. और ये इंसुलेशन जो है वो अगर लगाते हैं तो वो उसको बैरियर करता है मतलब कि वो उसके ऊपर कंडेंसेशन या पानी जमा होने नहीं देता है.
अब इंसुलेशन का एक और एडवांटेज क्या है, वो नॉइस लेवल को कम करता है, उसका वाइब्रेशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और अगर फायर है तो उसमें रोकता है फायर को, और एक उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। इंसुलेशन जो है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। उसके अलावा अगर आपका मटेरियल एकदम अच्छे से चूज किया गया है तो वो यूवी लाइट, फिर सोल्ट, फिर पानी से जो कोरोजन हो रहा है, डस्ट पार्टिकल, केमिकल ऑयल, इन वगैरह से आपके सिस्टम की बचत, आपका सिस्टम का बचाव करता है। और अगर आपने हाइजीनिक मटेरियल चूज किया है तो उसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस भी लगता नहीं। तो थर्मल इंसुलेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि हीट ट्रांसफर रेट को कम करना। फिर बाकी के जो टास्क हैं वो उसके सेकेंडरी टास्क हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई मटेरियल है जो हीट ट्रांसफर रेट को कम करता ही करता हो, लेकिन उसके अलावा ये सब चीजें भी करता हो, वाइब्रेशन घटाता हो, नॉइज लेवल कम करता हो, यूवी लाइट से बचाता हो, कोरोजन कम करता हो, तो ऐसा थर्मल इंसुलेशन हमें चूज करना चाहिए। तो इसी से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन की प्रॉपर्टी क्या है, तो एक के बाद एक प्रॉपर्टी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लो थर्मल कंडक्टिविटी। लो थर्मल कंडक्टिविटी का अर्थ क्या है? लो थर्मल कंडक्टिविटी का अर्थ है कि जो थर्मल इंसुलेशन है उसमें कंडक्शन से बहुत ही कम हीट ट्रांसफर होता है। मतलब कि लो थर्मल कंडक्टिविटी किन किन चीजों की होती है? प्लास्टिक, रबर। तो ये सब चीजें आमतौर पे इंसुलेशन में इस्तेमाल की जाती है। ये भी हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें थर्मल इंसुलेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है। फिर दूसरा है केमिकल स्टेबिलिटी, कि उसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हीट ट्रांसफर होने के कारण वो अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज है वो थर्मल इंसुलेशन में ऐसी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर तीसरा है नॉन कंबस्टिबल, मतलब कि उसमें कंबस्टन या स्पार्क लगने से आग नहीं लगनी चाहिए, वो आग को रजिस्ट करना चाहिए। फिर है रिजिडिटी, मतलब कि एक बार आपने इंसुलेशन लगा दिया तो वो वहीं रहना चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण या उस कोई रीजन से वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहिए। फिर है लो कॉस्ट, आपका इंसुलेशन है वो पाइप के ऊपर लगाना है, काफी लंबे लंबे पाइप होते हैं। आपने अगर कोई डीमार्ट या वहां पे देखा है तो एसी वाले कितने लंबे पाइप होते हैं, तो इतना सारा आपको मटेरियल चाहिए इंसुलेशन के लिए, तो वो लो कॉस्ट होना चाहिए। फिर लाइट वेट होना चाहिए, ये भी आपने देखा होगा मॉल थिएटर में कि ये जो डक्ट है वो कहाँ ऊपर रहते हैं, एग्जैक्ट हमारे ऊपर साइड में। बहुत सारी जगह पे अगर उनके ऊपर इंसुलेशन बहुत ही वजन वाला लगाया जाए तो वो पाइप को ही गिरा देगा, या अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर कंस्ट्रक्शन में चेंजेस होगा तो वो ऊपर आके गिरेंगे। फिर फायर प्रूफ, पहले नॉन कंबस्टिबल मतलब उसमें आग नहीं लगनी चाहिए, और फायर प्रूफ मतलब कहीं पे आग लगी है तो इससे हमारा इंसुलेशन को इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर है वाटर रिपेलेंट। रिपेलेंट का अर्थ क्या है कि उसके ऊपर अगर पानी गिरता है तो वो पानी को स्लाइड करके खुद में से हटा दे, तो ये रहता है वाटर रिपेलेंट। मतलब कि अगर कोई भी चीज है उसके ऊपर पानी गिरता है और पानी स्लाइड होके वो नीचे चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं वाटर रिपेलेंट। अब पाइप इंसुलेशन जो है वो किन किन चीजों से किया जाता है? रबर है, वुल है, ग्लास फाइबर या कॉर्क है, पॉली यूरेथिन है मतलब कि पीयू। ठीक है, तो ये सभी चीजें कॉमनली इस्तेमाल की जाती है और उनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फाइबर ग्लास। सबसे पहला है फाइबर ग्लास। ये जो आप देख रहे हैं ये फाइबर ग्लास की शीट है। ये शीट को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है।
जो फाइबर ग्लास है नंबर 1, वो इस तरीके का नॉन फ्लेमेबल और काफी लाइट वेट इंसुलेशन रहता है, लेकिन इसका हैंडलिंग थोड़ा हार्ड रहता है। ये आंख और हाथ वगैरह को, अगर उसमें हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा बार रह जाए और या आंख में अगर कहीं चला जाए तो ये बहुत ही नुकसानदेही रहता है। इसका हैंडलिंग इसीलिए थोड़ा टफ रहता है। फिर सेकंड नंबर है मिनरल वूल। यहाँ पे ये जो वूल दिया है सेकेंडरी, ये अगर सांस में या चला जाए या फायर इजीली कैच कर सकता है, तो ये इसका ये, लेकिन ये काफी सस्ता है, बहुत जगह पे मिलता है। तो ये है दूसरा हमारा थर्मल इंसुलेशन। फिर चौथा है सेल्यूलोस, सॉरी थर्ड है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस आपने सुना ही होगा, जो पेड़ में से मिलता है, और नेचुरल, जो बाकी ऊपर वाले दो थे वो नेचुरल नहीं थे, ये सेल्यूलोस जो है वो नेचुरल इंसुलेशन रहता है। इसको डिकम्पोज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो ये सब इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका यह रहता है कि ये इजीली फायर पकड़ सकता है। फिर फोर्थ है फोम, ये वाला है फोर्थ। ये है फोम, मतलब फोम को ऊपर आप चिपका दो तो ये थोड़ा बहुत ही कॉस्टली रहता है फोम, और फोम कुछ ही देर तक काम करता है, उसके बाद यह उसकी इफेक्टिविटी कम होती जाती है। ये काफ़ी महंगा आता है, लेकिन इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ये आप अगर नेट पे भी मिल सकते हैं या आप नेट में भी समझ सकते हैं, और कुछ आप अपने तरीके से भी आप सर्च करके लिख सकते हैं। लास्ट है पॉलीस्टीरीन। ये पॉलीस्टीरीन ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है थर्मल इंसुलेशन। आपने अपने देखा होगा कि बाहर जो पाउच या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या जो भी है वो एक इस तरीके के बक्से में रखते हैं। इसका मेडिकल क्षेत्र में भी काफ़ी बहुत इस्तेमाल रहता है पॉलीस्टीरीन का। तो ये अभी बेस्ट अवेलेबल इंसुलेशन टाइप मटेरियल है, जो कि लाइट वेट भी है, उसकी कंडक्टिविटी भी कम है, तो इजीली फायर भी नहीं पकड़ता है, और बनाने में भी आसान है, ट्रांसपोर्टेशन में भी आसान है, और जो काम कर रहा है उसे उसको नुकसान भी नहीं पहुंचता है। सिर्फ सिर्फ ये बायोलॉजिकली तो इसको डीकम्पोज करना थोड़ा हार्ड रहता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके का हमारा आज पूरा लेक्चर मैंने आपको डिस्कस किया, जिसमें थर्मल इंसुलेशन क्या है, थर्मल इंसुलेशन की डेफिनेशन, फिर इंसुलेटर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किया। उसका एक एयर कंडीशनर के मदद से एग्जांपल भी हमने समझा, मतलब उदाहरण, और उसके बाद जो थर्मल इंसुलेशन के कितने प्रकार रहते हैं या कितने अभी अवेलेबल है उसके बारे में भी डिस्कस किया। ये भी आपको जीटीयू में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर था, और इसी के साथ हमारा हीट ट्रांसफर चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे फ्राइडे लैब वाले दिन आके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं, गुड बाय।